गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम लोग एक भूगोल का एक नया श्रृंखला वायुमंडल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास वायुमंडल का जो क्लास है लगभग 8 से 10 क्लास के में लगभग समाप्त हो गए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल के संगठन क्या है, इसके अतिरिक्त वायुमंडल का जो संरचना है धरातल से लेकर के ऊंचाई तक कौन कौन परतों में डिवाइड है और उसका क्या क्या विशेषता होता है उसके बारे में देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी पर तापमान का वितरण है, चाहे क्षैतिज हो चाहे लंबवत हो, उसके बारे में देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी के वायुदाब पेटियाँ हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि वायुदाब की पेटियाँ किस रूप में धरातल पर फैली हुई हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्षा के बारे में देखेंगे कि वर्षा कितने प्रकार के होते हैं और किस ढंग से होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बादल के बारे में देखेंगे कि बादल का वर्गीकरण, इसका बादल का निर्माण कैसे होता है और इसका कई रूपों में पाए जाते हैं और कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जलवायु वर्गीकरण देखेंगे कि जो कोपेन द्वारा, थर्नवेंटर द्वारा या ट्रिवर्था द्वारा वर्गीकरण किया है जलवायु का, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में भी देखेंगे और उसके संबंधित मौसमी दशाएं कैसी होती हैं इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो विश्व में जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल होता क्या है, इसके अतिरिक्त जो वायुमंडल का मानव जीवन के लिए महत्व क्या है, इसके अतिरिक्त वायुमंडल का जो संगठन है या कौन कौन से इसमें पदार्थ या गैसें पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायुमंडल है क्या चीज़। तो वायुमंडल पृथ्वी के वो चारों तरफ का वो गैसीय आवरण, कम से कम लगभग सैकड़ों किलोमीटर जो गैसीय आवरण होता है, कई गैसों का और कई धूलकण गैस का भी मिश्रण होता है, उसको सम्मिलित रूप से वायुमंडल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये लगभग पृथ्वी से हज़ारों किलोमीटर, कम से कम 10,000 किलोमीटर तक औसत उसकी ऊंचाई माना जाता है, लेकिन मानव के लिए सब ज़्यादा महत्वपूर्ण 100 किलोमीटर से नीचे का ही या क्षोभ मंडल या समताप मंडल तक ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं इसके। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसका महत्व है और मानव जीवन के लिए किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले इस भाग में हम लोग देखेंगे कि मानव जीवन को इस वायुमंडल द्वारा किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, वायुमंडल है, बाहर से आने वाले जो कॉस्मिक रेज हैं या कई प्रकार की किरणें होती हैं उसको रोकता है। अल्ट्रावेव रेज हैं या कई तरह से जो मानव के नुकसानदायक होती हैं तो उस द्वारा रोक ली जाती हैं। दूसरा चीज़ की ये होता है कि जो पृथ्वी का तापमान है लगभग 15 डिग्री से, औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको लगभग हमेशा निरंतर बनाए रखने में वायुमंडल का काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि यदि वायुमंडल नहीं रहता तो दिन के समय तापमान इतना ज़्यादा हो जाता कि पूरी तरह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि रात के समय इतना कम हो जाता कि पूरी पृथ्वी लगभग बर्फ़ के चादर के रूप में माने दिखाई देती है या हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका खासियत यही है कि जो वायुमंडल का जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है कि तापमान एक निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, और दूसरा इसकी सबसे विशेषता ये है कि जो बाहर से अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो उससे पृथ्वी की रक्षा करता है, क्योंकि वायुमंडल होता है तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उल्का पिंड तो जल करके पूरी तरह से राख हो जाता है और बहुत कम मात्रा में आ पाता है, चाहे आ नहीं पाता है वो, तो इसलिए पृथ्वी की रक्षा हो जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब संचार व्यवस्था है, जो हम लोग संचार व्यवस्था यूज़ करते हैं, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, इस टाइप से, तो इसके लिए भी वायुमंडल का होना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जो वैज्ञानिकों द्वारा सिग्नल भेजे जाते हैं तो पृथ्वी के जो वायुमंडल के ऊपर है आयन मंडल से टकरा करके ही वापस हम लोग को टीवी में या रेडियो में आता है वो सिग्नल, तो जिसको हम लोग देख पाते हैं या कई कामों का संचालन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा पृथ्वी के लिए महत्व। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि इसमें इसका संगठन क्या 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 है। ठीक है, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें घुली होती हैं या कौन कौन से पदार्थ उसमें सम्मिलित होते हैं। तो देखते हैं कि वायुमंडल में मुख्य रूप से गैसों के अतिरिक्त इसमें जलवाष्प भी होता है और धूलकण भी होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये गैस होती है, इसके साथ साथ ये धूलकण भी होता है और जलवाष्प की मात्रा भी होती है।
अब एक एक करके देखते हैं इसको, इसके क्या प्रभाव हैं और क्या लाभ है इसके। सबसे पहले नाइट्रोजन के देखते हैं कि गैसों में सर्वाधिक पाए जाने वाला भाग है नाइट्रोजन ही, क्योंकि नाइट्रोजन लगभग 78% नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। और इसकी ऊंचाई लगभग मैक्सिमम ऊंचाई धरातल से लेके 125 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये पाया जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी भारी गैसें होते हैं, इसलिए काफ़ी ऊंचाई तक ये नहीं जा पाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन होता है तो पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए या प्रोटीन उसको बनाने के लिए तो नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि वायुमंडल से डायरेक्ट पौधे द्वारा नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, ठीक है। इसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के एक पौधे द्वारा होता है स्थिरीकरण, ठीक है। एक लेगुमिनस नाम का पौधा होता है, लेगुमिनस या जो दलहनी फसलें होते हैं उसकी गांठों में ये सब होता है। और राइजोबियम में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण मृदा में किया जाता है। और शैवाल द्वारा भी किया जाता है, इसके शैवाल द्वारा भी मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, ठीक है। ये दो माध्यम से किया जाता है। तो नाइट्रोजन जब मृदा में आ जाता है तो पौधे द्वारा लेना आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये रहा नाइट्रोजन का कार्य। अब देखते हैं अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है मानव जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तो होता ही है, क्योंकि उसी से आदमी सांस लेता है, ऑक्सीजन ही सांस लेता है तो उसमें आवश्यकता पड़ती है। यदि नहीं लगा तो फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है या मानव जीवन ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए। ये पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलता है या निश्चित होता है, ठीक है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी लगभग बहुत भारी गैसें नहीं होती हैं, फिर भी इसकी ऊंचाई भी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, धरातल से 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है या नहीं मिलता है, ठीक है। ये रहा ऑक्सीजन। अगला है आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो कि रासायनिक रूप से बिल्कुल ही किसी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये भी लगभग 1% के आसपास 0.93% मिलता है आर्गन। इसको नोबल गैस की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अक्रिय गैसें बहुत सी इसमें वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन ये आर्गन गैस थोड़ा सा भारी होती है, इसलिए पृथ्वी के धरातल के समान समीप ही ज़्यादातर पाई जाती है। और अक्रिय गैसों में है नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, इस टाइप की गैसें भी मिलती हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है इसकी ऊंचाई भी हम 120 किलोमीटर के आसपास ही ज़्यादातर मिलती है, ठीक है। और ये वायुमंडल में लगभग 20% या 21% है, ठीक है। 21% के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। आप देखते हैं अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है मानव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के से जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वायुमंडल के कारण ही इतना टेम्परेचर बना हुआ, नहीं तो कभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है या काफ़ी लो ही हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका काम मुख्य होता है कि जो बाहर से आने वाली तरंगें होती हैं या किरणें होती हैं, इसके लिए तो पारदर्शी होता है, इसको आने देता है। लेकिन चूँकि जो बाहर से आने वाली जो किरणें होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में होती हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन में होती हैं। जबकि इधर से जो पार्थिव किरण होती हैं, इधर से जो पृथ्वी की तरफ से जो बाहर निकलती हैं तरंगे, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में होती हैं, दीर्घ तरंगे के रूप में होती हैं। तो दीर्घ तरंगे को जाने के लिए वो जाने नहीं देता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसलिए तापमान यहाँ पे कुछ निरंतर बना रहता है, ठीक है, मानव जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। कभी कभी ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पृथ्वी के
वायुमंडल का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, जब तापमान ज़्यादा होने लगता है तो कई तरह से नुकसान और खतरा भी पैदा हो जाता है। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट की संज्ञा देते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव इसको कहते हैं। ठीक है, इसके ग्रीन हाउस प्रभाव या वो ग्रीन हाउस गैस के बाद में हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल इतना ही इसका महत्व के बारे में बस केवल जानना है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए काफ़ी जिम्मेदार है और वायुमंडल के जो तापमान निरंतर बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, जलवाष्प जो पृथ्वी के जो वातावरण में जलवाष्प भी काफ़ी पाए जाते हैं, लगभग 0 से लेकर 4 या 5% तक मिलता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जैसे विषुवत रेखा पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जो जलवाष्प का संघनन है इसी क्षेत्र में होता है। ठीक, जबकि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर धीरे धीरे इसके मात्रा में कमी आने लगती है। ठीक है, तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो ज़्यादातर क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, लगभग पूरी तरह से क्षोभमंडल में 98% इसका 0 से लेकर 95 किलोमीटर तक लगभग 90% जलवाष्प की मात्रा 5 किलोमीटर के ही अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो जलवाष्प के हैं इसके द्वारा कई प्रकार की मौसमी घटनाएं ही होती हैं। जैसे बादल का निर्माण होता है, वर्षा होता है या आंधी तूफान भी आता है तो जलवाष्प के कारण ही आता है। ठीक है, जब जलवाष्प इसके बनने और वाष्प के रूप में परिवर्तन होने की वजह से होता है। ठीक है, इसमें गुप्त ऊष्मा निकलती है और कई बार लेती हैं तो उसके जब तापमान होता है उसमें ज़्यादा प्रभावित करता है और इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये जलवाष्प है। ठीक, अब देखते हैं कि अगला है जो ओजोन है। ठीक है, ओजोन गैस है, ये भी लगभग 15 से 55 किलोमीटर के आसपास ये ज़्यादा मिलता है इसमें। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई पृथ्वी से, लेकिन यह सबसे ज़्यादा सांद्रता 30 से 35 किलोमीटर के बीच में 35 किलोमीटर सर्वाधिक घने रूप में पाया जाता है। और ये जो ओजोन गैस होता है जो बाहर से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या पराबैंगनी किरणें हैं। ठीक है, जो पराबैंगनी किरण है इसको रोकता है। ठीक है, उससे क्रिया करके वहीं पे उसको रोक लेता है ताकि धरातल पर नहीं आए। क्योंकि धरातल पाएगा तो ये कैंसर जैसे जनित कई प्रकार की बीमारियों का कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मैंने मानव जीवन के लिए ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस ये तो है जो वो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं। ठीक है, एसी या फ्रिज होता है। ठीक है, फ्रिज है या फिर सुपरसोनिक जेट विमान है, इससे निकलने वाला जो CFC गैस है। ठीक है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस होती है वो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ओजोन गैस के साथ क्रिया करके उसका ओजोन का विघटन कर देता है। ठीक है, तो ओजोन में जो बाहरी भाग में, पृथ्वी के बाहरी भाग में ओजोन लेयर है ये काफ़ी ये समाप्त होने लगता है या क्षीणता हो जाती है, तो इसके द्वारा ये जो अल्ट्रावायलेट किरण है अंदर आने का प्रयास करने लगती है। ठीक है, तो इसलिए ओजोन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई तरह की जो संधियाँ की गई है, विश्व के कई देशों ने मिलकर के किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हालांकि बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कई तरह की संधियाँ किया गया, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में यह किया गया था। ठीक है, इस तरह से बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा ओजोन गैस के प्रभाव और विशेषता है। अगला है धूल कण। ठीक है, ये धूल कण भी वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में मिलता है। ये धूल कण में मृदा कण भी होते हैं जो
पौधे से निकले हुए या फूल से निकले हुए जो परागकण होते हैं वो होते हैं। उसके अतिरिक्त जो ज्वालामुखी से निकले हुए, चाहे आग से जलने से वैसे जो धूल राख कालिक सब होता है वो सब इसमें मिला होता है। ठीक है, इसमें मृदा के धूल कण होते हैं, जो परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण होती है, ये राख होते हैं, राख कालिक होता है। ठीक है, ये सब पूरा वायुमंडल में फैले होते हैं और चारों तरफ से ये आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। ठीक है, आर्द्रताग्राही नाभिक। ठीक है, ये आर्द्रताग्राही नाभिक या इसको हाइड्रोस्पेक न्यूक्लियाई की संज्ञा देते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो ये धूल कण होते हैं इस पे संघनन का कार्य करते हैं। जितने भी जलवाष्प होते हैं आके इसी पे संघनित हो जाते हैं, धीरे धीरे जल की बूंद के टाइप को बन जाता है। ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं तो नीचे बारिश के रूप में आने लगता है। या दूसरा होता है हिमकण का भी जमाव के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके द्वारा इसी पे संघनन होने से हिम का भी जमा हो जाता है, धीरे धीरे तापमान कम हो जाता है। जल की बूंद ही तापमान कम हो जाता है तो हिम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसको आर्द्रताग्राही न्यूक्लियाई की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और इसी धूल कण पे जो सूर्य की किरण पड़ती हैं तो स्कैटरिंग का काम करते हैं, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। ठीक है, ये प्रकीर्णन होता है तो जो आसमान का कलर हम लोग नीला दिखाई देता है इसी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। या फिर सुबह में सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो आसमान में लालिमा दिखाई देती है इसी प्रकीर्णन के कारण धूल कणों पे जो रेज आता है, सूर्य के किरण आते हैं, उसको पड़ने के कारण स्कैटरिंग होता है, जिसके कारण आसमान लालिमा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये रहा सब वायुमंडल से संबंधित जितने भी कारक थे उसका यह संगठन है, उसके बारे में दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, इसलिए कई भागों में हम लोग इसको डिवीजन किया है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम में सजाने के लिए कि गैसों की मात्रा के आधार पे कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो हम लोग मात्रा के आधार पर यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं कि सर्वाधिक जो मात्रा होती है नाइट्रोजन की होती है 78%, उसके बाद से ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद से आर्गन की होती है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये हल्की गैसें हैं जैसे नियॉन है, हीलियम है और क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। ठीक है, ये हल्की गैसें होती हैं, काफ़ी ऊंचाई पे मिलती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो दूसरा वर्गीकरण होता है इस आधार पर किया जाता है कि स्थिर गैसें और अस्थिर गैसें। ठीक है, स्थिर गैस से मतलब कि तात्पर्य है कि ये जो गैसें हैं जो वायुमंडल में इसका जो संगठन है परसेंटेज है वो लगभग निरंतर बराबर ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन बहुत कम करता है। जबकि अस्थिर गैसें हैं इसके जैसे जलवाष्प हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ। ठीक है, धूल कण हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। ठीक है, नियॉन हुआ, हीलियम है, मीथेन है, उसके बाद से नाइट्रस ऑक्साइड है। ये काफ़ी वेरिएबल गैसें होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसमें उतराव चढ़ाव होता रहता है इसके परसेंटेज में। ठीक है, तो इस टाइप से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गैसें स्थिर गैसें हैं और कौन सी गैसें अस्थिर गैसें हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा तो वायुमंडल से संबंधित। ये यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि इसका सर्वाधिक दोनों मिलकर के दो गैस मिलकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99% यही दो मिलकर गैस बनाते हैं, जबकि बाकी गैस में 1% में बाकी जितने भी गैस है या धूल कण है उसमें समाहित होता है। ठीक है, तो गैसों में सर्वाधिक ये इम्पोर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसको सॉल्व करने का मैंने प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए तो यहीं तक। कल देखते हैं इसके अगला जो भाग होगा वायुमंडल के संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तब तक धन्यवाद।